हम बलिदान को याद करते हैं तो एक चीज याद करिए कि 1910, 20 और 30 के दशक का भारत क्या था। भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फोड़ा था और वह बम केवल धमाके का बम था, खाली सीट पे फोड़ा गया था, किसी को आहत करने का वो नहीं था, मगर उसे अहिंसा नहीं माना गया। मगर उस समय के भारत की कल्पना करिए, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है तो आजादी का यथार्थ विश्लेषण भी बहुत आवश्यक है इस अमृत महोत्सव के समय। तो आप याद करिए, असेंबली में बम फोड़ा गया था, वाइसरॉय हार्डिंग पर बम फेंक दिया गया, कैलकाटा का पुलिस कमिश्नर, कैलकाटा एक प्रकार से उस जमाने में राजधानी होती थी, उसको मार दिया गया। चटगांव में सूर्य सेन ने शस्त्रागार को कब्जा कर लिया। लखनऊ के पास काकोरी में चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने खजाना कब्जे में कर लिया। आप कल्पना करिए, पुलिस कमिश्नर मार दिया गया, आर्मरी कैप्चर कर ली गई, ट्रेजरी कैप्चर कर ली गई, असेंबली में बम और वाइसरॉय में बम। सरकार तो हिल गई होगी, मगर इन लोगों का कोई योगदान नहीं था। इतना ही नहीं था, ये जो बाएं हाथ से इतिहास लिखने वालों ने भगत सिंह जी के लिए रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट शब्द का प्रयोग किया। और जब हमारी सरकार आने के बाद 2016 में संसद में यह विषय उठाया गया तो जानते निर्लजता से क्या जवाब देते हैं, नहीं नहीं उस जमाने में इस शब्द का वो अर्थ नहीं था जो आज था, तो कोई बात नहीं, अगली बार हम अगले संस्करण में इसको हटा देंगे। आप सोचिए कि राष्ट्र के लिए बलिदान करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार की शब्द। और यह लिखने वाले वही जेएनयू ब्रांड इतिहासकार थे विपिन चंद्रा, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था, और भगत सिंह जी के जो भतीजे थे उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर आपत्ति की थी और तब यह विषय संसद में उठाया गया। आप सोचिए, जिन लोगों ने इतना बड़ा सशस्त्र संघर्ष किया, चाहे बाघा जतीन हो, शकीन्द्रनाथ सान्याल हो बंगाल में, या उत्तर प्रदेश में अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल हो, अथवा महाराष्ट्र में हो, पंजाब में हो, उसने प्रबल वातावरण उत्पन्न किया। और फिर जो लोग कहते हैं कभी इन लोगों से कि साहब आंदोलन कौन सा किया आपने स्वतंत्रता आंदोलन में, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक 19 दिन पहले 4 मार्च 1931 को इरविन के साथ पैक्ट हुआ था। उस इरविन के साथ पैक्ट के बाद हम ये पूछना चाहते हैं, 1931 से 1947 तक सिर्फ 42 का भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ दीजिए तो कौन सा आंदोलन हुआ? जो लोग इतिहास के जानकार हैं पूरी तरह सर्च कर लें, ये कौन सा पैक्ट हुआ इरविन के साथ कि उसके बाद आंदोलन होना ही खत्म हो गया और फिर उन्हीं को स्वतंत्रता का सारा श्रेय। और 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज का इलेक्शन हुआ, यानी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी और केंद्र में ब्रिटेन की सरकार थी। जो राष्ट्रीय ध्वज की बात कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं 37 की प्रोविंशियल असेंबलीज में जब आपने शपथ लिया तो किस झंडे के नीचे लिया होगा? भारत का तिरंगा तो नहीं था, किसके प्रतिनिष्ठा की शपथ ली होगी? और इतना ही नहीं, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि यही मौका है कि हमें आंदोलन तेज कर देना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हमें धोखा दिया था या आश्वासन दिया था स्वतंत्रता दे देंगे और स्वतंत्रता नहीं दी। मगर उस समय के नेतृत्व ने यह नहीं माना और समर्थन जारी रहा। फिर आपने कभी सोचा कि अगस्त 42 में ही भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ? इसलिए कि 41 आते आते हिटलर ने कैप्चर कर लिया था फ्रांस को भी। दिसंबर 41 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक कर दिया था। 42 का मध्य आते आते आजाद हिंद फौज बन गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध इस मुहाने पर था जहां समझ में नहीं आ रहा था कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और इसीलिए 42 के आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव बनाए गए, जो वक्तव्य दिए गए, उनमें यह भी बोला गया कि अंग्रेजों से कि हमें आजादी दे देनी चाहिए, यह हमारे हित में नहीं है, ब्रिटिश राज के भी हित में है, क्योंकि भारत की पूर्वी सीमा पर साम्राज्यवादी शक्तियां आ रही है। कौन सी साम्राज्यवादी शक्तियां थी जो पूर्वी सीमा पे आके खड़ी हो रही थी? वो क्या उनका इशारा आजाद हिंद फौज के लिए था? आप सोचिए, और वो आंदोलन 2 महीने में समाप्त हो गया। उसके बाद चलिए मान लें 42 के बाद 43, 44, 45, 46 कोई आंदोलन ही नहीं। कभी आपने सुना बगैर आंदोलन के कोई छोड़ के चला जाए? और
इतना ही नहीं, उसके बाद उनके साथ बाकायदा एक गठबंधन की भी बात हुई। और आप में से बहुत लोगों को चूंकि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, तो यह भी आप लोग ध्यान करके याद करिए, भारत की आजादी की डेट 15 अगस्त 47 नहीं तय की गई थी। भारत की आजादी की डेट 30 जून 1948 तय की गई थी। फिर एक साल पहले क्यों चले गए भाई? और इसीलिए माउंटबेटन 30 जून 1948 तक भारत के वायसराय रहे। क्यों रहे भाई आजादी के बाद? क्योंकि सरकार 15 अगस्त 47 को नहीं बनी थी। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बन गई थी। क्यों बन गई थी? उसका भी कारण है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और आजाद हिंद फौज के जितने सैनिक थे उनके ऊपर लाल किले में ट्रायल शुरू हुआ, उसको लेकर भारतीय सेना में इतना जबरदस्त असंतोष हो रहा था कि 24 नवंबर 1945 को जो ब्रिटिश सेना का चीफ था क्लॉड मैकेनले, वो वाइसराय को चिट्ठी लिखता है कि भारतीय सैनिकों में जबरदस्त असंतोष है और अब इन लोगों की लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश टाउन पूरी तरीके से अनरिलायबल हो गई, यानी इनकी निष्ठा ब्रिटेन के सिंहासन के प्रति पूर्णतः समाप्त हो गई है, इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। वो लिखता है, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों का ट्रायल बंद कर दिया जाए। यह लिख रहा है 24 नवंबर 1945। जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव हो जाता है। उसके बाद वो दूसरी चिट्ठी लिखता है ब्रिटिश सेना का चीफ वाइसराय को 12 फरवरी 1946। वो कहता है कि मेरे पास तो अब जो सूचनाएं आ रही हैं इन पर रत्ती भर भरोसा नहीं किया जा सकता है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और एक गोपनीय संदेश ब्रिटिश अधिकारियों को भेजा जाता है कि वो गुपचुप तरीके से अपने परिवारों को कराची और बंबई भेजें ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी यहां से निकला जा सके। ये वो 12 फरवरी को लिखता है और 18 फरवरी को 1946 को नौसेना की अपराइजिंग हो जाती है। भारतीय नौसैनिक ब्रिटिश सरकार से विद्रोह कर देते हैं और 2 दिन के अंदर बंबई, कलकत्ता और कराची में 20,000 नौसैनिक उसमें शामिल हो जाते हैं। 100 से अधिक युद्धपोत उनके पोत कब्जे में कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं। आखिर में वो कांग्रेस के नेताओं से यानी सरदार पटेल और नेहरू जी से आग्रह करते हैं कि आप इन सैनिकों से बात करके मामले को सेटल डाउन कराइए। 10-12 दिन लगते हैं उसको सेटल होने में। ये सबसे बड़ा कारण था भारत की आजादी का। और उसके बाद मार्च 1946 में तुरंत मीटिंग करके डेट तय कर दी जाती है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बना के इनके हाथ में सत्ता दे देनी है ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए। अब बताइए, हम में से किसी ने ये जनरल नॉलेज में पढ़ा है? सिवाय उसके जिन्होंने इतिहास विषय के रूप में पढ़ा होगा उन्हीं को यह पता होगा, अन्यथा उन्हें ये विषय ही नहीं पता होता है कि आजादी में सबसे बड़ा रोल किसका था। और इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जिसने साइन की है आजादी के दस्तावेज पर, उन्होंने भी 1956 में पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में आए और कलकत्ता में राजभवन में रहे। और उस समय जो एक्टिंग गवर्नर थे वो कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था पीबी चक्रवर्ती। उन्होंने अपनी बातचीत के आधार पर लिखा है कि उन्होंने क्लीमेंट एटली से पूछा कि 42 का भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया था, उसके बाद तो कोई आप क्यों छोड़ के चले गए, और वो भी जल्दी को छोड़ के चले गए। तो उन्होंने साफ साफ कहा भारतीय सैनिकों के अंदर ब्रिटिश सेना के प्रति विश्वास समाप्त हो गया था, इसलिए हमारे पास छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। आप बताइए, मैं मानता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के लिए हर प्रकार की लड़ाई हुई। एक राजनीतिक आंदोलन भी हुआ, उसका भी योगदान है। एक क्रांतिकारी आंदोलन हुआ जिसके प्रति भगत सिंह जी हैं, उसका भी योगदान है। और एक सैन्य अभियान भी हुआ सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में। तीनों का योगदान है। कोई ये कहे कि मेरा सिर्फ अकेला योगदान है। और मजे की बात यह है कि जो लोग जेल में रहे, भगत सिंह जी को क्या क्या यातनाएं नहीं मिली, किताबों में पढ़ा होगा या चलचित्र में तो देखा होगा। वीर सावरकर को क्या क्या यातनाएं नहीं मिली। जो यातनाएं सह रहे थे उनका तो योगदान नहीं था। जो जलवाए जलाल से जेल में रहकर किताबें लिख रहे थे और सेक्रेटरी भी उनके साथ रह रहा था, उनका योगदान सबसे जबरदस्त। मतलब अपराधी वो हैं जिनके लिए वाइसराय और सेना अध्यक्ष ये लिख रहा है कि इनसे सबसे बड़ा खतरा है, और जिनके वाइसराय के साथ अत्यंत मधुर संबंध थे वो वास्तविकता में संघर्ष कर रहे थे। इसीलिए मुझे फिर इसके ऊपर एक पंक्ति याद आती है, और सारा श्रेय उन्हीं लोगों को मिला
कि नौरंगिए सियासत दौरा तो देखिए, नौरंगिए सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे।